मैं उसकी तरफ चलते हुए आया। मैंने उस बूढ़े आदमी को अपने टीवी लाउंज में लकड़ी की एक छोटी सी कुर्सी पे बांध दिया है। उसकी प्योर वाइट शर्ट पे उसके आंसुओं के और खून के धब्बे पड़े हुए हैं। ये कितना बेवकूफ़ है जो ऐसे सोच रहा है कि उसके गिड़गिड़ाने से और अपनी ज़िंदगी की भीख मांगने से मेरा इरादा बदल जाएगा, क्योंकि मैं तो अपना माइंड बहुत पहले ही बना चुका हूँ। अब तो वो वक्त आ गया है जब मैं अपने प्लान को एग्जीक्यूट करूँ। मैंने बराबर में रखा हुआ पुराना जंग आलूदा मशीटी यानी कि छुरा उठाया और उस बूढ़े आदमी के चेहरे के सामने घुमाकर उसके गले पर रख दिया। उसकी आंखें खौफ से बड़ी हो गई हैं, लाल लाल सी। उनमें से लगातार आंसू बह रहा है और खौफ से उसके दिल की धड़कनें इतनी तेज हैं कि उसके जिस्म से बाहर आती हुई महसूस हो रही हैं। ये सब कुछ देखने में कितना हसीन है कि मेरे चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई है और मैंने हंसते हुए उससे पूछा, कैसा महसूस होता है जब तुम्हें पता हो कि तुम अगले कुछ ही लम्हों में मरने वाले हो? उसकी फटी हुई आंखों में मुझे खौफ साफ साफ नजर आ रहा है कि तभी उसने कहा मैंने गुस्से में अपने लैपटॉप की लिड बंद करते हुए कहा, ये पार्ट हमेशा इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो जाता है? सीन सेटअप करना बहुत आसान है, पर ये डायलॉग्स लिखते वक्त तो दिमाग ही बंद हो जाता है। कोई तो रास्ता होगा जिससे मैं रियलिस्टिक डायलॉग्स लिख सकूं। मुझे इस बारे में हेलो Hey, is it ready? मैम, आई एम एक्चुअली वर्किंग ऑन इट। जल्दी कर दूंगा। You know मेरे ऊपर कितना प्रेशर है और भी लोगों के नॉवेल्स हैं। अगर तुमने ये जल्दी कंप्लीट नहीं किया तो मुझे तुम्हारा नाम बेस्ट नॉवेलिस्ट की नॉमिनेशंस में से निकालना पड़ेगा। ओके ओके ओके, इस सब की नौबत नहीं आएगी, मैं उससे पहले ही कर दूंगा। डोंट वरी, जस्ट गिव मी अनदर डे, आई विल फिगर आउट समथिंग। You better make it hurry. चलो भाई, अब सोचो इस बारे में। अगर किसी बूढ़े आदमी की गर्दन पे छुरा रखा हुआ है तो उसे कैसा लगेगा? जाहिर है वो खौफ से डरा होगा, पर यह बात रीडर्स को बताने के लिए कम है ना। मैं चाहता हूं वो एक एक चीज को फील करें, जैसे वो उस वक्त उसी कुर्सी पे बैठे हैं और उनके सामने कोई आदमी चाकू लेके खड़ा है। डैम इट, अब मेरे पास एक ही रास्ता बचा है। जब भी ये राइटर्स ब्लॉक के फिट्स मेरे हिसाब से बाहर हो जाते हैं तो मेरे पास यही एक रास्ता बचता है। ये रास्ता है तो ज़रा गैर इखलाकी, पर हमेशा काम करता है। मैंने अपना लैपटॉप बंद किया और अपनी गाड़ी में बैठा, फ़ोन में ऑक्स केबल लगाई और म्यूज़िक ऐप खोल के अपना पसंदीदा गाना प्ले किया। सुनसान रोड पे मैं गाने के साथ गाते हुए गाड़ी चलाना शुरू हो गया। शहर से थोड़ा हटके एक छोटा सा रिहायशी इलाका है। रात के वक्त ये इलाका काफ़ी सुनसान होता है। वहाँ पहुँचकर मैंने एक चाय के होटल के साथ गाड़ी रोकी। हॉर्न बजा के चाय वाले को बुलाया और एक चाय लाने को कहा। ऑर्डर देने के बाद मैंने होटल पे बैठे हुए लोगों का जायजा लेना शुरू किया। कुल 5 लोग थे। 3 लोग एक टेबल पे बैठे अपने बीते हुए कल के बारे में और आजकल की जनरेशन के बारे में बातें कर रहे थे और साथ साथ सिगरेट की कच लगा रहे थे, जबकि दूसरी टेबल पे बैठे 2 लोगों में से एक शख्स खड़ा हुआ और दूसरे वाले से हाथ मिलाकर चला गया।
जब मेरी नज़र दूसरे शख्स पे पड़ी जिसकी उम्र कोई 80 साल होगी, बिल्कुल मेरी कहानी के उस कैरेक्टर के आसपास, कि तभी गाड़ी का शीशा नॉक हुआ। मैंने देखा तो चाय आ गई थी। मैंने बच्चे से चाय ली और गाड़ी में बैठकर चाय पीने लगा। आसमान पे हल्की घटा छाने लगी और कुछ ही देर बाद बारिश शुरू हो गई। वैसे तो यहाँ की बारिश बेवक्त ही होती है, लेकिन आज मुझे इस बारिश के होने की बहुत खुशी है, क्योंकि बारिश होते ही वो बूढ़ा आदमी होटल से निकल गया। मैं गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता चलाते हुए उसके बराबर में ले आया और पैसेंजर सीट का शीशा खोल के उससे मुखातिब हुआ। एक्सक्यूज़ मी अंकल, आए, मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। वो कुछ सोचने लगा। मैंने फिर उसे कहा, बारिश बहुत तेज़ है और इलाके की लाइट भी गई हुई है, अंधेरा बहुत ज़्यादा है, आए बैठ जाएं। उसने मुझे हाथ के इशारे से मना किया और दोबारा सीधा चलना शुरू हो गया। मैं उसके बराबर में गाड़ी लाया और फिर पूछा, कहाँ रहते हैं आप? उसने बताया कि उसका घर 5-6 स्ट्रीट्स के बाद है और वो चला जाएगा। और ये कह के वो दोबारा सीधा चलने लगा। अब मुझे गुस्सा आने लगा। मेरे हाथ कांप रहे हैं। मैं अब दांतों को बीच के उस आदमी को जाते हुए देख रहा हूं। मेरी आंखें लाल हो रही हैं। मुझे लग रहा है जैसे गुस्से से मेरे दिमाग की नसें फट जाएंगी। मैंने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और बाहर उतर गया। गाड़ी से फ्लैशलाइट निकाली और उस आदमी की तरफ बढ़ा। मेरी फ्लैशलाइट की रोशनी देख के वो रुक गया। वो शायद ये सोच रहा था कि मैं उसे रास्ता दिखाने के लिए लाइट लेके आ रहा हूँ। वो पलट ही रहा था और तभी मैंने उसके सर पे फ्लैशलाइट दी। वो ज़मीन पे गिर गया। मैं उसे देख के मुस्कुरा रहा हूँ। मैंने उसे गाड़ी में डालने के लिए उठाया। ये काम ज़्यादा मुश्किल नहीं था। वो बहुत ही दुबला पतला आदमी था। मैंने उसे गाड़ी की पिछली सीट पे लेटाया और उसे अपने घर ले आया और लाउंज में रखी कुर्सी पे बिठा के बांध दिया। मैं वॉशरूम के अंदर गया और वहाँ से बाल्टी भरी और उसे जगाने के लिए पानी उसके मुंह पे फेंक दिया। वो हड़बड़ा के उठा। उसकी सांसें बहुत तेज चल रही हैं। वो इधर उधर देख रहा है और मैं बिल्कुल उसके पीछे खड़ा हूं। तभी मैंने अपने दोनों हाथ उसके गले पे रखे तो वो चौंक गया। मैं उसके सामने ये सोच के आ गया कि उसके चेहरे का रंग उड़ गया होगा, उसकी आंखों में बेहद खौफ होगा, उसके दिल की धड़कनें इतनी तेज़ होंगी कि वो मुझे उसके जिस्म से निकलती हुई महसूस हो रही होंगी। मैंने वो चाकू उठाया और उसके गले पे रख के मुस्कुराते हुए उससे पूछा, कैसा महसूस होता है? उसके माथे पे एक शिकन नहीं थी। उसने मुझे पूछा, कैसा महसूस होता है? कैसा महसूस होता है जब तुम्हें पता हो कि तुम अगले कुछ ही लम्हों में मरने वाले हो? क्या तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? हाँ, ये अच्छा है, नोट कर लेता हूं, काम आएगा नॉवेल में। उसका मुंह खुला का खुला रह गया और उसने जो कहा वो सुन के मैं हैरान हो गया। तुम्हें पता है
मैं मरने के इतना करीब आ चुका हूं कि तुम्हारी इन बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या तुम मुझे ये कह रहे हो कि तुम्हें डर नहीं लग रहा? नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे बहुत डर लग रहा है, लेकिन मेरे पास खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं। तुम्हें पता है, मैं हर रात जब सोता हूं तो मुझे सुबह उठने की उम्मीद ही नहीं होती। Damn it. अगर तुम मुझे अपने मजे के लिए मार रहे थे तो वो मैंने बर्बाद कर दिया। अब चाहो तो मुझे मार लो। मैंने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अंकल, कभी कभी लोगों तक सही बात पहुंचाने के लिए गलत रास्ते इख्तियार करने पड़ते हैं। और ये कहकर उसके गले पे वो छुरा फेर दिया और उसकी आवाज ही नहीं निकल पा रही। वो तड़पते तड़पते कुर्सी से नीचे गिर गया। उसके पांव अभी भी हिल रहे हैं, आंखें आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ रही हैं। वो अपना मुंह बंद नहीं कर पा रहा, गले से खून उछल उछल कर निकल रहा है। और मैं ये सब देखकर मुस्कुराते हुए अपनी नोटबुक में लिख रहा हूं। सुबह तक सारी सफाई करके और उसकी बॉडी को डिस्पोज करने के बाद मैंने नॉवेल कंप्लीट किया और फाइनल टचेस के बाद अपने ड्राफ्ट की फाइल लेके पब्लिशर के ऑफिस पहुंच गया। वो बैठ के उसे पढ़ रही थी, एक लंबी सी स्माइल के साथ। और उसके बाद उसने वो फाइल टेबल पे रखी और मुझसे कहा, इट्स फैब। पता नहीं तुम इतनी रियलिटी कैसे लेके आते हो अपने नॉवेल्स में। वैसे स्टार्टिंग में मुझे लगा कि ये वही पुरानी घिसी पिटी कहानी होगी, लेकिन तुमने तो मुझे गलत साबित कर दिया। हाँ, थैंक्स। ख़ास तौर पे वो बूढ़े आदमी वाला पार्ट बहुत डिफरेंट था, क्योंकि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था और मुझे लगा वो बच जाएगा। बट सच बताओ, तुम्हें ये आइडिया कैसे आया? ये सब ख्याली है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन तुम जो कुछ भी कर रहे हो बहुत अच्छा है। कीप इट अप। थैंक्स। थैंक यू। वैसे ये बताओ, नेक्स्ट नॉवल के लिए कोई आइडिया सोचा है? एक्चुअली हाँ, एक स्टोरी है मेरे पास जिसमें एक राइटर अपने पब्लिशर का मर्डर कर देता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये नॉवल मैं पढ़ सकूँ। मैं थोड़ी देर मुस्कुराते हुए उसे देखता रहा और फिर बोला, मैं भी। मेरा नाम अम्मार है और ये थी हमारी आज की कहानी।